जय हिंद दोस्तों, नए ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटेक्निक का मैथ का क्लास करेंगे। देखिए सवाल क्या है। पहला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में आभाज्य संख्या है। जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा संख्या है जो आभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले आभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? तो आभाज्य संख्या जो एक या अपने आप से कटे उसे हम लोग आभाज्य संख्या बोलते हैं। देखिए ध्यान से, ऐसा कौन सा संख्या इस चारों में से जिसका, या आप दूसरा परिभाषा बोल सकते हैं आभाज्य संख्या का, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। तो देखिए इन सब में इसका गुणनखंड कितना है? 1, 5 और 5। कहने का मतलब इसका गुणनखंड 4 है। 1 25, फिर 5 5, फिर 1। तो ये तो क्या होगा? नहीं होगा। 161 देखिए, और 173 और ये अब इन तीनों में से कोई एक होगा। अब देखिए ध्यान से, ये 3 से कट रहा है क्या? 3 5 15, 2 21, ये भी नहीं कट रहा है। ये 3 से कट रहा है क्या? देखिए ध्यान से, ये भी नहीं 3 से कट रहा है। ये 3 से कट रहा है, ये भी नहीं 3 से कट रहा है। 3 से नहीं कट रहा है। अब देखिए 7 से कट रहा है क्या? 7 से, 7 या 21, ये भी नहीं कट रहा है। फिर 7 दूनी 14, ये भी नहीं कट रहा है। ये 7 दूनी 14, 7 या 21, ये 7 से कट रहा है। देखिए ये क्या हो रहा है? 7 से कट रहा है। इसका मतलब 1 और 161 के अलावा ये 7 से भी कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से ही कोई होगा। अब इन दोनों में देखिए ये कितना से कट रहा है? ये 7 से भी नहीं कट रहा है। ये भी क्या का हो रहा है? 7 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। अब 9 से देखिए, 9 दूनी 18, इसमें कितना हो जाए? 4 41, 9 से भी नहीं कट रहा है। अगर 3 से नहीं कटा तो 9 से भी नहीं कटेगा। ये भी देखिए 9 से नहीं कट रहा है। अब 11 से देखिए, 11 से कट रहा है क्या? 11 का 11, 6 नहीं कट रहा है। 13 से लगाइए, 13 दूनी 26, तो 13 का 13, फिर 9, 13 7 91, ये 13 से कट रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर कितना होगा? 173। तो ये जो ऑप्शन है इसमें क्या है? आभाज्य संख्या के लिए बोल रहा था। जो निम्नलिखित में से कौन सा संख्या ऐसा है जो आभाज्य संख्या है? तो हमारा 173 क्या है? आभाज्य संख्या है। ये भी कट रहा है, ये भी, इसका भी गुणनखंड 2 से ज़्यादा है, इसका भी गुणनखंड ज़्यादा है 2 से। तो इसी तरह से हम लोग को जांच करने, अगर बड़ा सवाल हो जाएगा तो डिजिटल सम लगा सकते हैं, इस तरह से भी जांच कर सकते हैं। अब देखिए 2 नंबर सवाल, यदि 3n सॉरी यदि 3n सॉरी यदि 3n यदि 3 2n बराबर 81, तो n का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्या है? यदि 3 का पावर 2n है बराबर 81 है, तो n का मान ज्ञात करना। देखिए इसका, इस सवाल का बनाने का तो 3 तरीका है। पहला तो हम इसमें ऐसा मान रखें यहाँ पर कि इसका जो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाए? 81। देखिए हम यहाँ बनाते हैं 2 नंबर सवाल। देखिए ध्यान से, ये हमारा 2 नंबर है। देखिए 3 का पावर 2n बराबर 81 है। अब यहाँ क्या रखे कि क्या हो जाएगा? ये जो है सॉल्व करने के बाद 81 हो जाएगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 3 और 2 और n का मान अगर 3 ले तो कितना होगा? 3 का पावर 6 कितना हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 3 का पावर 3 27, 3 का पावर 4 81। कहने का मतलब अगर हम n का मान क्या लेंगे? 2, n का मान 2 लेंगे तो कहने का मतलब ये हमारा 81 आ जाएगा। तो यहाँ से n का मान 2 निकल गया। आंसर यही होगा। आप अगर दूसरा तरीका बनाइएगा तो देखिए 3 का पावर 2n बराबर 81 है। अब इस 81 का, इस 81 जो है ना, ये 81, इस 81 का भी क्या कीजिए? उस इस फॉर्मेट में लिखने का प्रयास कीजिए। मतलब 3 गुणनखंड कीजिए इस 81 को पहले इस तरह से, 27, फिर 9 और फिर कितना? 3। तो 3 कितना है? 4 बार, तो मतलब 3 का पावर कितना हो जाएगा? यहाँ से 3 का पावर 4। अब यहाँ से इस 3 से, ये से 3, ये 3 कट जाएगा। तो कहने का मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 2n बराबर 4
मतलब यहाँ से आ जाएगा कितना, n का मान 2, तो यहाँ से भी n का मान 2 आ जाएगा। तो इन दोनों में से किसी विधि से आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसी तरह से हम लोग को बनाना है। अब देखिए हम लोग सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। सवाल नंबर 3 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का SCF क्या ज्ञात करना है, SCF ज्ञात करना है। तो SCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर, हायर कॉमन फैक्टर, जो सबसे ज़्यादा कॉमन फैक्टर होता है, दोनों में कॉमन होता है, वही SCF होता है। तो देखिए 3 नंबर सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 9 और यहाँ पर लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसका भी गुणनखंड कर लीजिए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार होगा ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी। अब देखिए इसमें क्या करेंगे गुणनखंड, तो एक्स स्क्वायर और 3 दूनी 6, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, मतलब कहने का मतलब 3x में से 2x घटाएंगे तो 1x आएगा, और इन दोनों को गुणा करने पर ये आना चाहिए, मतलब मध्य पद को तोड़ना होता है। अब देखिए -6 कॉमन लीजिए, तो कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 3 और इसमें क्या कॉमन होगा, प्लस 2x माइनस 3, तो एक हो जाएगा हमारा x प्लस 2 और एक हो जाएगा x माइनस 3। अब इन दोनों में जो कॉमन होगा वही क्या होगा, SCF। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर x माइनस 3, यहाँ पर भी x माइनस 3, तो ये दोनों कॉमन आ रहा है। तो कहने का मतलब SCF हमारा क्या होगा, x माइनस 3। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, x माइनस 3। तो समझ में आ गया, इसी तरह से हम लोग को सॉल्व करना है। अब देखिए सवाल को पहले पढ़ना है अच्छे से और सही अप्रोच करना है, तभी सवाल क्या होगा, बनेगा। अब देखिए सवाल नंबर 4, देखिए सवाल नंबर 4 आप लोग देखते देखते आंसर भी बोल सकते हैं। अगर आप लोग को पता है जब फ्रैक्शन वाला का बोलता है SCF या LCM निकालने के लिए, तो अगर LCM बोलेगा तो ऊपर वाले को अंश का क्या करना है, LCM करना है और हर का SCF। अगर SCF बोलेगा तो अंश का SCF और हर का LCM। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको मिटा के। अब देखिए 4 नंबर यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, क्या है 2/3, 3/4 और 7/2, और ज्ञात करने के लिए क्या बोला है, LCM। क्या बोला, LCM। तो LCM जब हम लोग ज्ञात करेंगे इस तरह के सवाल में, तो ऊपर वाला का क्या करेंगे LCM और नीचे वाले को SCF। समझ में आ गया। अब ऊपर वाला को LCM जब हम लोग करेंगे तो देखिए किसी से लग रहा है क्या ऊपर में, अब जब किसी से नहीं लगता है तो क्या करते हैं हम लोग, गुना। तो 7×6 42, कहने का मतलब ये 42 आ जाएगा। और नीचे वाला में क्या करना है हम लोग को, SCF। तो देखिए नीचे में क्या है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं, कॉमन फैक्टर 1, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आएगा। अगर 1 से हम भाग देंगे 42 में तो क्या हो जाएगा, तो 42, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। अगर हम लोगों को बोलेगा SCF ज्ञात करने के लिए इसका SCF, तो ऊपर वाला का SCF नीचे वाला का LCM। अब देखिए ऊपर वाला का LCM ज्ञात कीजिए, SCF ज्ञात करिएगा तो कितना कॉमन है, इसमें 2, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, 3, इसमें 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है, मतलब कहने का मतलब एक इसका क्या है, कॉमन फैक्टर है। और नीचे वाला का क्या करना है, LCM। तो 4 2, इसका LCM जब कीजिएगा, देखिए LCM हम लोग किस तरह से करते हैं, देखिए ऐसे 3 4 2 इस तरह से करते हैं। तो इन दोनों का तो LCM 4 हो जाएगा और इन दोनों का कितना होगा, 12। तो कहने का मतलब ये हमारा आ जाएगा। समझ में आ गया। देखिए LCM ऊपर वाला का LCM, नीचे वाला का SCF, SCF ऊपर वाला का SCF, नीचे वाला का LCM। तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, 4 नंबर का हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट सवाल 5 नंबर, क्या दिया, बहुपद fx और yx का LCM। मतलब कहने का मतलब fx और yx का LCM दिया हुआ है इतना, और यदि fx बराबर इतना दिया हुआ है, yx बराबर इतना दिया हुआ है, तो दोनों का क्या करना है, SCF ज्ञात करना है। कहने का मतलब दो संख्याओं, अगर संख्या में बात की जाए
तो दो संख्याओं का क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है और पहली संख्या भी दिया हुआ है, दूसरी संख्या भी दिया हुआ है। तो क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बटे क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बटे क्या होता है, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं ना। हाँ, तो एलसीएम होता है। अब देखिए इसको बनाइए। भाग करके नहीं आ रहा है, ये कहीं मिस्टेक हुए है। चलिए इसको मिटाते हम। इसको याद रखना है क्या आया था। अब देखिए सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या है, बहुपदों f(x) और y(x) का एलसीएम दिया हुआ है। कहने का मतलब एलसीएम दिया हुआ है। यदि f(x) बराबर इतना दिया हुआ है x² प्लस 2x माइनस 3 और y(x) बराबर दिया हुआ है, तो दोनों का क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। कहने का मतलब एलसीएम दिया, संख्या में बोला जाए तो एलसीएम दिया हुआ है और दो संख्या दिया हुआ है, तो उसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं, एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे क्या होता है, एलसीएम। तो इन दोनों संख्याओं का क्या कीजिए, एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ। तो जब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड करिएगा तो क्या होगा, यहाँ से देखिए x प्लस 3 हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा x माइनस 1 ये आ जाएगा। यहाँ से देखिए x 3 दूनी x प्लस 3 और यहाँ से क्या होगा x माइनस 2 ये होगा। और इसका जब गुणनखंड कीजिएगा तो हम यहाँ लिख लेते हैं x प्लस 3 और x माइनस 1, यही ना आएगा इसका गुणनखंड, क्योंकि 3 में से x घटेगा तो कितना होगा, यहाँ पर 2x और गुना करके, और ये x प्लस 3 गुने, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल माइनस 2, और बट्टा में जब इसका गुणनखंड कीजिएगा तो क्या होगा x माइनस 1 और ये हो जाएगा कितना x प्लस 3 और फिर x माइनस 2 ये हो जाएगा। तो ये से ये कट जाएगा हमारा, फिर ये से ये कट जाएगा और ये से ये, कहने का मतलब x प्लस 3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल का एचसीएफ क्या होगा, x प्लस 3 होगा। समझ में आ गया, इसी तरह से सॉल्व करना है। अब देखिए सवाल नंबर 6 क्या है। सवाल नंबर 6 बोल रहा है 3 का पावर x माइनस 1 है प्लस 3 का पावर x प्लस 1 है बराबर 2430 में x का मान ज्ञात करना है। क्या इसका मान ज्ञात करना है, x का। तो जब x का मान ज्ञात कीजिएगा तो इस तरह के देखिए, इसमें ऐसा मान रखिए इन दोनों में कि सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, इतना। तो पहले हम अगर यहाँ पर 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 3 का पावर 2 मतलब नहीं आएगा। यहाँ पर कुछ ऐसा रखिए, 4 5 कुछ ऐसा रखिए जो इतना है, नहीं तो आप इस तरह से सॉल्व कीजिए। 3x यहाँ पर 6 नंबर है तो -1
प्लस 3x प्लस 1 बराबर 24 30। ये समझ में आ गया। अब देखिए इसका भी पावर में क्या है, पूरा है, और इसके पावर में भी पूरा है। तो कहने का मतलब जब बेस सेम होता है तो पावर जुटता है, तो पावर जुटता है तो कहने का मतलब एक बार ये होगा इस तरह से बेस सेम तो पावर जुटा होगा, फिर प्लस बेस सेम तो पावर जुटा होगा बराबर 24 30। अब देखिए ध्यान से, इसमें से कॉमन लीजिए, तो इसमें से कॉमन जब लीजिएगा 3x का, तो 3x का कॉमन लीजिए तो यहाँ पर ये बच जाएगा, और जब ये बचेगा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरह से। अब देखिए ध्यान से, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 का पावर x हम लोग लिख सकते हैं 3 + 1/3 बराबर 2430। सॉल्व कीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10/3 आएगा। अब देखिए ध्यान से, 24 30 0 से 0 कट जाएगा। अब जब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 3 समझ में आएगा, और ये हो जाएगा क्या, x और गुने 1/3। कहने का मतलब अब देखिए इसको जब हम लोग गुणनखंड करेंगे, देखिए ध्यान से, 243 का 3 से लगाएगा तो 81, और 3 से 27, और यहाँ से मतलब 3 का पावर कितना हो जाएगा 5। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 3 का पावर 5। सॉल्व करेंगे यहाँ से तो हो जाएगा 3x - 1 बराबर 3 का पावर 5 कट जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ से आ जाएगा कितना, x बराबर 6। तो x का मान कितना होगा 6। इस x का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, तो हम लोग का आंसर कितना आया 6। तो इसी तरह से बना। अब देखिए ये सवाल है, सवाल नंबर 7। इसको मिटाते हैं, ये समझ में आ गया। अब देखिए सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में क्या बोल रहा है, जो इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा तो क्या लगा है, रूट लगा है। ये रूट से निकलेगा मतलब 9 गुने 9, 1 9 निकल जाएगा, तो कहने का मतलब ये आ जाएगा। अब यहाँ देखिए ये भी रूट में है, तो 25 25 का मतलब 5, और इसमें 5 जोड़िएगा तो कितना होगा 64, और 64 जब रूट से निकलेगा तो कितना 8। तो कहने का मतलब आंसर कितना होगा इसका 8 होगा। तो ये सवाल सब समझ में आ गया। अगर सवाल समझ में आ रहा है, समझ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही कमेंट कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब सवाल देखिए, सवाल नंबर 8 क्या है। सवाल 8 बोल रहा है, बिंदुओं इतना को जोड़ने वाली रेखा x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होगी। 2 बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु है x, 1, सॉरी दोनों सेम ही है। ये शायद माइनस होगा। एक है x, 1, दूसरा है x, -1 को जोड़ने वाली रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होगी। ये हम लोग को ज्ञात करना है, मतलब m1 m2 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 8 नंबर सवाल। सबसे पहले ये 2 बिंदु हैं, यहाँ 2 बिंदु है, एक का निर्देशांक है 1,1, एक का निर्देशांक है क्या 1,-1। तो ये जो किस अनुपात में विभाजित हुआ है ये ज्ञात करना है हम लोग को। m1 का मान और m2 का मान ज्ञात करना है। देखिए इधर से इस एक में गुना कीजिए इस तरह से, फिर इस तरह से गुना करना है। लेकिन फार्मूला हम लोग जानते हैं, x अक्ष पर y क्या होगा 0। कहने का मतलब x अक्ष पर y क्या होगा 0। तो ये y का मान निकल गया हम लोग का यहाँ से। अब y वाला सिर्फ फार्मूला लगाना है, क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। यहाँ y का मान 0, m1 का मान कितना होगा m1 ही, क्योंकि m1 का ही मान निकालना है, और m2 का y2 का मान कितना है -1 प्लस
m2 गुने y1 1। अब ये m1 प्लस m2, ये जब क्रॉस गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0। अब 0 हो जाएगा तो ये 0 हमारा माइनस m1 प्लस m2, इसको इस तरफ लाइएगा तो m1 बराबर m2। कहने का मतलब m1 बट्टा m2, 1/1 m1 अनुपात m2, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1:1। तो किस अनुपात में विभाजित है, x द्वारा किस अनुपात में विभाजित किया गया है, तो 1:1 में विभाजित किया हुआ है। तो नॉर्मल सवाल है, तो इसी तरह से सवाल रहता है। अब चलिए सवाल नंबर 9 पे। सवाल नंबर 9 क्या है, यदि अल्फ़ा व बीटा समीकरण इतना के मूल है। देखिए ध्यान से, अल्फ़ा व बीटा समीकरण इतना के मूल है, तो अल्फ़ा और बीटा का मान क्या होगा, क्या ज्ञात करना है, अल्फ़ा और बीटा का मान ज्ञात कर। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वही क्या होगा, अल्फ़ा और बीटा का मान होगा। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं। चलिए 9 नंबर सवाल है। देखिए 9 नंबर क्या है, समीकरण दिया हुआ है ये x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 और अल्फ़ा बीटा का मान याद करना है। अल्फ़ा और बीटा दोनों को मान याद करना है। तो इसको सॉल्व कीजिए। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5x प्लस 2x, इसको तोड़ेंगे तो 5 दूनी 10 और जब घटाएंगे तो 3 माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से आप कॉमन लीजिए तो x कॉमन होगा, x माइनस 5, यहाँ से 2 फिर x माइनस 5, कहने का मतलब 0। अब देखिए 1 हो जाएगा x प्लस 2, 1 हो जाएगा हमारा x माइनस 5 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से x का मान -2 और यहाँ से x का मान 5, तो वही 1 हो जाएगा कितना, अल्फ़ा का मान लीजिए -2 और इसका मान 5। तो यही हम लोग का क्या है, आंसर है। अल्फ़ा और बीटा का मान निकल गया। तो यही दोनों क्या करना था, निकालना था। अब निकल गया। अब चलिए समझ में आ गया। तो 10 नंबर सवाल में बोल रहा है अल्फ़ा व बीटा ax² माइनस bx प्लस b के मूल हो। मतलब अल्फ़ा बीटा क्या है, इस समीकरण का मूल है। तो रूट अंडर क्या है, रूट अंडर अल्फ़ा बटे बीटा प्लस रूट अंडर बीटा बटे अल्फ़ा का मान ज्ञात करना है। ये समीकरण दिया हुआ है और इससे क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या है सवाल, देखिए 10 नंबर सवाल है ax² माइनस bx प्लस b बराबर 0 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करना है क्या, रूट अंडर अल्फ़ा बटे बीटा प्लस रूट अंडर बीटा बटे अल्फ़ा। अब दोनों का रूट है, तो दोनों का रूट है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए इसमें भी लिखिए। अब इसको क्या करना है, फ्रैक्शन वाला जोड़ करना है। जब जोड़ कीजिएगा तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, रूट अंडर अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा को रूट अल्फ़ा को गुना कीजिएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा बीटा गुना होगा। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और यहाँ से देखिए c/a, ये फार्मूला होता है। अब माइनस बी का मान कितना है, -b और a का मान कितना है, a ही। अब रूट वाला देखिए, यहाँ से c का मान कितना है, b और a का मान कितना है, a ही। तो ये रूट में ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे b/a। इस ये जो रूट है, इस रूट को हम क्या लिख सकते हैं, पलटेंगे तो ये ऊपर चलेगा। कहने का मतलब ये इस तरह से लिखाएगा, जिस तरह से यहाँ हमने लिखे उसी तरह से हम रूट b और रूट a कर सकते हैं। और ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। अब हम b को क्या लिख सकते हैं, रूट b गुने रूट b और a को क्या लिख सकते हैं, रूट a गुने रूट a और यहाँ पर रूट a गुने रूट b। ये से ये कट जाएगा। तो कहने का मतलब हमारा आंसर आ जाएगा b/a। यही हमारा आंसर होगा।
तो ये भी समझ में आ गया। देखिए सिंपल है, इसका दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा मूल है इस समीकरण का, और ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको तो फार्मूला पे आएगा और उसके बाद निकल जाएगा मान। अब चलिए सवाल नंबर 11 क्या है। 11 में बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व ए की उम्र बी की उम्र के कितनी गुनी है? 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व ए की उम्र बी की उम्र के कितनी गुनी थी? 3 गुनी। अब 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद में 10 वर्ष बाद बी की उम्र कितना हो जाए? बी की उम्र, यहाँ पर सवाल क्या है? अच्छा कहाँ गया? 10 वर्ष बाद बी की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। कितना गुनी हो जाता है? बी की उम्र की दोगुनी हो जाता है। तो ए की उम्र याद करना है। तो चलिए इसको भी हम लोग बनाते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पर ए मान लीजिए, यहाँ पर बी। समझ में आ गया? अब देखिए ध्यान से, अगर हम ए को x माने और बी को y माने, ये समझ में आ गया। अब देखिए 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व अगर एक लड़की या एक लड़का का उम्र अगर यहाँ अभी मान के चलिए 5 वर्ष है और उसका पिता का उम्र है 30 वर्ष, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब घटेगा, पहले का बात कर रहा है तो दोनों में घटेगा। तो यहाँ से x माइनस 5 और यहाँ से y माइनस 5। समझ में आ गया? तो 5 वर्ष पूर्व ए की उम्र की बी की उम्र कितनी गुनी थी? 3 गुनी। तो यहाँ से 3। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5, 3y माइनस कितना होगा? 5 या 15। इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइए, तो ये हमारा हो जाएगा -10। समीकरण फर्स्ट। इतना समझ में आ गया। अब देखिए 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद दोनों में, तो x प्लस 10 फिर y प्लस 10 कितनी गुनी? b की 2 गुनी। तो b की 2 गुनी। अब सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा इस तरह से। अब इस को इधर लाइए तो x माइनस 2y बराबर, इसको इधर लाइएगा तो कितना होगा? +10। समीकरण सेकेंड। यहाँ से x y का मान ज्ञात कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ से इस समीकरण को इस यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिखते देखिए x माइनस 3y बराबर -10, x माइनस 2y बराबर 10। सॉल्व कीजिए। सॉल्व जब करेंगे, ये सवाल है 11 नंबर। सॉल्व जब हम करेंगे तो साइन चेंज कीजिए, माइनस प्लस और ये माइनस, ये से कट जाएगा। -y बराबर कितना होगा? -20। अब y का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रखिए। मान लीजिए y का मान हम फर्स्ट में रखते हैं, तो फर्स्ट क्या है? ये है फर्स्ट। अब यहाँ पर हम y का मान रखेंगे तो कितना होगा? कितना है? 20 बराबर, तो x इधर जाएगा तो कितना होगा? 3 दूनी 6, कहने का मतलब -50 + 60। x का मान, कहने का मतलब ए का कितना उम्र होगा? ए का उम्र कितना होगा? ए की वर्तमान उम्र, तो ए की वर्तमान उम्र कितना होगा? 50 साल होगा। कितना होगा? 50 ईयर होगा। अब ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या है? 12 नंबर। एक 335 मीटर लंबी रेलगाड़ी 18 सेकेंड में एक खंभे को पार करती है। एक रेलगाड़ी है 335 मीटर का, 18 सेकेंड में एक खंभे को क्या करते? पार करती है। तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर पर घंटा में ज्ञात करना है। देखिए कैसे बनेगा। देखिए रेलगाड़ी क्या ज्ञात करना है? गति मतलब स्पीड। स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? टाइम। बस यही लागू कर देना है। तो डिस्टेंस कितना है? 335 मीटर।
टाइम कितना है 18 सेकेंड। और किस में ज्ञात करने के लिए बोला है, किलोमीटर पर घंटा। देखिए जब छोटा भी मतलब किसी भी किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में लाना है तो 5/18 से गुना करना है इसमें, और जब इसको इसमें लाना है तो 18/5 से गुना करना है। तो इसमें क्या करना है 18/5 से गुना कीजिए, 18 से 18 कैंसिल, 5 से कटेगा तो 5 छक्के 30, 65 मतलब कहने का मतलब 67 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। इसका स्पीड कितना होगा 67 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए 13 नंबर सवाल क्या है। एक नाव की गति धारा के अनुकूल होता है तो जुटता है स्पीड, और धारा के प्रतिकूल क्रमशः 22 किलोमीटर पर घंटा और 18 किलोमीटर पर घंटा है। तो धारा की गति किलोमीटर पर घंटा में क्या होगा वही ज्ञात करना है। देखिए क्या है, सबसे पहले इन दोनों का डिस्टेंस देखिए कितना है, डिस्टेंस 4 है, और धारा के अनुकूल भी है, धारा के प्रतिकूल है, तो इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा 2। कहने का मतलब इसका आंसर 2 होगा। इसका जो होता है ना सवाल x + y/2, ये इसका एक तरह का फार्मूला होता है, तो इस पर लगाइएगा तो कितना है 22 माइनस है क्योंकि प्रतिकूल होता है तो घटता है, -18/2, ये आ जाएगा हमारा 4/2 कट के कितना होगा, समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। सवाल नंबर 8 क्या है, सवाल 8 बोल रहा है बिंदुओं इतना को जोड़ने वाली रेखा x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होगी। 2 बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु है x, 1 दोनों सेम ही है, ये शायद माइनस होगा। एक है x, 1, दूसरा है x, -1 को जोड़ने वाली रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होगी, ये हम लोग को ज्ञात करना है, मतलब m1 m2 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 8 नंबर सवाल, सबसे पहले ये 2 बिंदु है, यहाँ 2 बिंदु है, एक का निर्देशांक है 1,1, एक का निर्देशांक है क्या 1,-1, तो ये जो किस अनुपात में विभाजित हुआ है ये ज्ञात करना है हम लोग को, m1 का मान और m2 का मान ज्ञात करना है। देखिए इधर से इस एक में गुना कीजिए इस तरह से, फिर इस तरह से गुना करना है, लेकिन फार्मूला हम लोग जानते हैं, x अक्ष पर y क्या होगा 0, कहने का मतलब x अक्ष पर y क्या होगा 0, तो ये y का मान निकल गया हम लोग का यहाँ से। अब y वाला सिर्फ फार्मूला लगाना है, क्या होता है m1 y2 + m2 y1 बट्टा m1 + m2, यहाँ y का मान 0, m1 का मान कितना होगा m1 ही, क्योंकि m1 का ही मान निकालना है, और m2 का y2 का मान कितना -1 प्लस m2 गुने y1 1। अब ये m1 + m2 ये जब क्रॉस गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0, अब 0 हो जाएगा तो ये 0 हमारा -m1 + m2, इसको इस तरफ लाइएगा तो m1 = m2, कहने का मतलब m1 बट्टा m2 1/1 m1 अनुपात m2, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1:1। तो किस अनुपात में विभाजित है, x द्वारा किस अनुपात में विभाजित किया गया है, तो 1:1 में विभाजित किया हुआ है। तो नॉर्मल सवाल है तो इसी तरह से सवाल रहता है। अब चलिए सवाल नंबर 9 पे। सवाल नंबर 9 क्या है, यदि अल्फा व बीटा समीकरण इतना के मूल है, देखिए ध्यान से, अल्फा व बीटा समीकरण इतना के मूल है, तो अल्फा और बीटा का मान क्या होगा, क्या ज्ञात करना है, अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वही क्या होगा, अल्फा और बीटा का मान होगा। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं। चलिए 9 नंबर सवाल है, देखिए 9 नंबर क्या है, समीकरण दिया हुआ है ये x² - 3x - 10 = 0,
और अल्फा बीटा का मान याद करना है। अल्फा और बीटा दोनों को मान याद करना है। तो इसको सॉल्व कीजिए। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5x प्लस 2x, इसको तोड़ेंगे तो 5 दूनी 10, और जब घटाएंगे तो 3 माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से आप कॉमन लीजिए तो x कॉमन होगा, x माइनस 5, यहाँ से 2, फिर x माइनस 5, कहने का मतलब 0। अब देखिए एक हो जाएगा x प्लस 2, एक हो जाएगा हमारा x माइनस 5 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से x का मान -2 और यहाँ से x का मान 5, तो वही एक हो जाएगा कितना, अल्फा का मान लीजिए -2 और इसका मान 5। तो यही हम लोग का क्या है, आंसर है। अल्फा और बीटा का मान निकल गया। तो यही दोनों क्या करना था, निकालना था। अब निकल गया। अब चलिए समझ में आ गया। तो 10 नंबर सवाल में बोल रहा है अल्फा व बीटा ax² माइनस bx प्लस b के मूल हो। मतलब अल्फा बीटा क्या है, इस समीकरण का मूल है। तो रूट अंडर क्या है, रूट अंडर अल्फा बटे बीटा प्लस रूट अंडर बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात करना है। ये समीकरण दिया हुआ है और इससे क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या है सवाल, देखिए 10 नंबर सवाल है ax² माइनस bx प्लस b बराबर 0 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करना है क्या, रूट अंडर अल्फा बटे बीटा प्लस रूट अंडर बीटा बटे अल्फा। अब दोनों का रूट है, तो दोनों का रूट है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए इसमें भी लिखिए। अब इसको क्या करना है, फ्रैक्शन वाला जोड़ करना है। जब जोड़ कीजिएगा तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, रूट अंडर अल्फा बीटा, और अल्फा को रूट अल्फा को गुना कीजिएगा तो अल्फा प्लस बीटा, बीटा बीटा गुना होगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और यहाँ से देखिए सी बाई ए, ये फार्मूला होता है। अब माइनस बी पाई, माइनस बी का मान कितना है, माइनस बी, और ए का मान कितना है, ए ही। अब रूट वाला देखिए, यहाँ से सी का मान कितना है, बी, और ए का मान कितना है, ए ही। तो ये रूट में ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे बी बटा ए। इस ये जो रूट है, इस रूट को हम क्या लिख सकते हैं, पलटेंगे तो ये ऊपर चलेगा। कहने का मतलब ये इस तरह से लिखाएगा, जिस तरह से यहाँ हमने लिखे उसी तरह से हम रूट बी और रूट ए कर सकते हैं, और ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। अब हम बी को क्या लिख सकते हैं, रूट बी गुने रूट बी, और ए को क्या लिख सकते हैं, रूट ए गुने रूट ए, और यहाँ पर रूट ए गुने रूट बी। ये से ये कट जाएगा, तो कहने का मतलब हमारा आंसर आ जाएगा बी बटा ए। यही हमारा आंसर होगा। तो ये भी समझ में आ गया। देखिए सिंपल है, इसका दिया हुआ है, अल्फा बीटा मूल है इस समीकरण का, और ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको तो फार्मूला पे आएगा और उसके बाद निकल जाएगा मान। अब चलिए सवाल नंबर 11 क्या है। 11 में बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व ए की उम्र बी की उम्र के कितनी गुनी है, 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व ए की उम्र बी की उम्र के कितनी गुनी थी, 3 गुनी। अब 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद में 10 वर्ष बाद बी की उम्र कितना हो जाए, बी की उम्र, यहाँ पर सवाल क्या है, अच्छा कहा गया 10 वर्ष बाद बी की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। कितना गुनी हो जाता है, बी की उम्र की दोगुनी हो जाता है। तो ए की उम्र याद करना है। तो चलिए इसको भी हम लोग बनाते, इसको मिटाते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पर ए मान लीजिए, यहाँ पर बी, समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, अगर हम ए को x माने और बी को y माने, ये समझ में आ गया। अब देखिए 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व अगर एक लड़की या एक लड़का का उम्र अगर यहाँ अभी मान के चलिए 5 वर्ष है और उसका पिता का उम्र है 30 वर्ष, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब घटेगा, पहले का बात कर रहा है तो दोनों में घटेगा। तो यहाँ से x माइनस 5 और यहाँ से y माइनस 5, समझ में आ गया। तो 5 वर्ष पूर्व ए की उम्र की बी की उम्र कितनी गुनी थी, 3 गुनी। तो यहाँ से 3। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5
3y माइनस कितना होगा 5 या 15, इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइए, तो ये हमारा हो जाएगा -10, समीकरण फर्स्ट। इतना समझ में आ गया। अब देखिए 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद दोनों में, तो x प्लस 10 फिर y प्लस 10, कितनी गुनी, b की 2 गुनी, तो b की 2 गुनी। अब सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा इस तरह से। अब इस को इधर लाइए, x माइनस 2y बराबर, इसको इधर लाइएगा तो कितना होगा +10, समीकरण सेकेंड। यहाँ से x y का मान ज्ञात कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ से इस समीकरण को इसमें यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिखते देखिए, x माइनस 3y बराबर -10, x माइनस 2y बराबर 10। सॉल्व कीजिए। सॉल्व जब करेंगे, ये सवाल है 11 नंबर, सॉल्व जब हम करेंगे तो साइन चेंज कीजिए, माइनस प्लस और ये माइनस, ये से कट जाएगा, -y बराबर कितना होगा -20। अब y का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रखिए। मान लीजिए y का मान हम फर्स्ट में रखते, तो फर्स्ट क्या है, ये है फर्स्ट। अब यहाँ पर हम y का मान रखेंगे तो कितना होगा, कितना है 20 बराबर, तो x इधर जाएगा तो कितना होगा 3 दूनी 6, कहने का मतलब -50 प्लस 60। x का मान, कहने का मतलब a का कितना उम्र होगा, a का उम्र कितना होगा, एक की वर्तमान उम्र, तो एक की वर्तमान उम्र कितना होगा 50 साल होगा, कितना होगा 50 ईयर होगा। अब ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या है 12 नंबर, एक 335 मीटर लंबी रेलगाड़ी 18 सेकेंड में एक खंभे को पार करती है। एक रेलगाड़ी है 335 मीटर का, 18 सेकेंड में एक खंभे को क्या करते, पार करते, तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर पर घंटा में ज्ञात करना है। देखिए कैसे बनेगा। देखिए रेलगाड़ी क्या ज्ञात करना है, गति मतलब स्पीड। स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम। बस यही लागू कर देना है। तो डिस्टेंस कितना है 335 मीटर, टाइम कितना है 18 सेकेंड, और किस में ज्ञात करने के लिए बोला है, किलोमीटर पर घंटा। देखिए जब छोटा भी मतलब किसी भी किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में लाना है तो 5/18 से गुना करना है इसमें, और जब इसको इसमें लाना है तो 18/5 से गुना करना है। तो इसमें क्या करना है 18/5 से गुना कीजिए, 18 से 18 कैंसिल, 5 से कटेगा तो 5 छक्के 30, 5 7, मतलब कहने का मतलब 67 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। इसका स्पीड कितना होगा 67 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए 13 नंबर सवाल क्या है, एक नाव की गति धारा के अनुकूल होता है तो जुटता है स्पीड, और धारा के प्रतिकूल क्रमशः 22 किलोमीटर पर घंटा और 18 किलोमीटर पर घंटा है। तो धारा की गति किलोमीटर पर घंटा में क्या होगा, वही ज्ञात करना है। देखिए क्या है, सबसे पहले इन दोनों का डिस्टेंस देखिए, कितना है डिस्टेंस 4 है, और धारा के अनुकूल भी है, धारा के प्रतिकूल है, तो इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा 2, कहने का मतलब इसका आंसर 2 होगा। इसका जो होता है ना सवाल x + y/2, ये इसका एक तरह का फार्मूला होता है, तो इस पर लगाइएगा तो कितना है 22, सॉरी माइनस है क्योंकि प्रतिकूल होता है तो घटता है, -18/2, ये आ जाएगा हमारा 4/2, कट के कितना होगा, समझ में आ गया। अब देखिए सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 क्या है, ए किसी काम को 30 दिन में कर लेता है। ए जो है किसी भी काम को कितना दिन में करता है 30 दिन में, और बी उसी काम को, जो जितना काम ए किया है उतना ही काम बी भी कर रहा है, लेकिन बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है 60 दिन में कर लेता है। दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए ए किसी काम को 30 दिन में करता है, मान लीजिए ए एक्स काम को 30 दिन में करता है, लेकिन बी भी एक्स काम को ही 60 दिन में करता है, तो बोल रहा है दोनों जब मिल के काम करेंगे तो कितना दिन में काम करेगा, तो वो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे 14 नंबर सवाल।
इस तरह के सवाल में दो तरीका, पहला जो है कार्य शक्ति, कार्य क्षमता, क्या कार्य क्षमता होता है प्रोपोर्शनल 1/समय, समय बोल सकते हैं। मतलब ये जो है ये कार्य क्षमता, अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 1/x। कहने का मतलब अगर ये 30 दिन है इसका कार्य क्षमता तो इसका कितना होगा 1/30 समय, इतना दिन लगेगा। कहने का मतलब इतना काम को करने में इतना दिन लगेगा। तो देखिए अब उसी तरह से हम लोग को क्या करना है, बनाना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले सबसे बेस्ट तरीका होता है ये, देखिए 30 दिन तो कितना ए कर रहा है, कितना दिन में 30 दिन में, बी कर रहा है कितना दिन में 60 दिन में। इन दोनों का क्या करना है, एलसीएम करना है। क्या करना है, दोनों का एलसीएम। तो कितना होगा 60। अब 30 दूनी 60 और 60 इकाइन 60, मतलब ए का क्षमता कितना है 2 और बी का 1, मतलब ए प्लस बी जब निकालिएगा तो ए प्लस बी का कितना है 3। अब दोनों कितना, दोनों जो है दोनों का कार्य क्षमता कितना हो गया मिलके 3। और इसमें बोल रहा है क्या, टोटल कार्य कितना है 60। तो कितना दिन में करेगा, तो इस 3 से क्या कर देना है भाग, तो 60/3। कहने का मतलब वो कितना दिन में करेगा, दोनों मिलके 20 दिन में करेगा। कितना दिन में करेगा 20 दिन में। समझ में आ गया। इस तरह के सवाल में इस तरह से क्या करना है, दोनों को लिख के पर एलसीएम करना है। ए का कैपेसिटी कितना है 2, बी का कितना है 1, तो दोनों मिला के दोनों का कैपेसिटी कितना हो गया 3। अब टोटल कितना है, टोटल दिन कहने का मतलब यहाँ पर 60 दिन है। टोटल कितना दिन है, सॉरी कार्य नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर दिन लिखा है। तो टोटल कितना है 60 दिन। और इसमें बोल रहा है जो दोनों कितना कर रहा है एक दिन में 3 काम दोनों मिलके। ए का कैपेसिटी मतलब ए का कार्य क्षमता कितना है 2, बी का कितना है 1, मतलब दोनों जब मिलेगा तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा 3। लेकिन यहाँ बोल रहा है कितना कर रहा है, कितना दिन में 60 दिन में, तो इसलिए एक दिन में 3 काम करेगा तो काटेंगे तो कितना 20 हो जाएगा। या अगर नहीं होता है तो अभी हमने जस्ट बताया तो 1/30 करने हैं, प्लस दोनों के निकालना है तो जोड़ेंगे 1/60। इसका एलसीएम कीजिएगा तो 60, तो 60 तो 30 दूनी और 1, कहने का मतलब 3/60। काट के लाइएगा तो कितना होगा 1/20, इतना हुआ। अब यहाँ पर जब प्रोपोर्शनल हुआ तो इसका आंसर कितना होगा, इसको उल्टा दीजिएगा तो कितना होगा 20 आंसर। तब 20 दिन या तो इस तरह से बनाइए या इस तरह से बना के इसको उल्टा दीजिए, क्योंकि कार्य क्षमता प्रोपोर्शनल होता है 1/टाइम, इस तरह से कुछ होता है। तो समझ में आ गया 14 नंबर। अब चलिए हम लोग 15 नंबर सवाल पे चलते हैं। इसको मिटाते हैं, इसको मिटा दे। देखिए इसी तरह से सवाल आएगा एग्जाम में भी। अब देखिए 15 नंबर सवाल क्या कर रहा है, ए बी और सी एक साथ एक काम को 12 दिन में करता है। ए बी और सी दोनों तीनों जो है एक साथ किसी काम को कितना दिन में करता है 12 दिन में। यदि ए और बी मिलकर, बोल रहा है यदि ए और बी मिलकर इसी काम को, जो तीनों जो काम मिलकर 12 दिन में किया, उसी काम को ए और बी मिलकर कितना दिन में कर रहा है 30 दिन में कर रहा है। कितना दिन में पूरा कर रहा है 30 दिन में। तो सी कितने दिनों में अकेले काम करेगा, बोल रहा है सी कितने दिन में अकेले काम करेगा, मतलब सी का कार्य निकालना है। सी उस काम को कितना दिन में करेगा। तो देखिए यहाँ पर जिस तरह से 14 नंबर सवाल बनाए हैं उसी तरह से इसको भी हम लोग बनाएंगे। मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितना दिन में काम कर रहा है 12 दिन में एक काम को। लेकिन ए प्लस बी दोनों मिलके कितना दिन में कर रहा है यहाँ पर 30 दिन में। दोनों का क्या करना है, एलसीएम करना है। तो दोनों का एलसीएम कितना होगा 60, 12 पंचे 60 और 30 दूनी 60। समझ में आ गया। अब मतलब यहाँ से अगर देखा जाए तो ए बी का कितना होगा कार्य क्षमता 2, मतलब ए बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 2, और ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितना कर रहा है 5। तो यहाँ से लिखेंगे हम ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5, टोटल 5 है इसका। अब ए बी का मान कितना है 2, यहाँ से देखिए ए बी का मान कितना है
2। तो हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो सी का मान हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ से सी का मान निकालिएगा तो 5 - 3 कहने का मतलब 2। अब सी का कार्य क्षमता कितना आ गया? 2। अच्छा सॉरी 3 घटेगा, 2 घटेगा तो यहाँ 3 होगा, क्योंकि ए बी का कितना है 2, तो 3 आ गया। अब देखिए सी अकेला उस काम को कितना करेगा, टोटल कितना है यहाँ पर 60 दिन, टोटल 60 दिन है, और सी अकेला उस काम को मतलब उसको जो एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 60 दिन में देखिए, पहले फिर से देखिए, एक काम को 12 दिन में कर रहा है, तो उसका कैपेसिटी कितना है 3 दिन, मतलब सी का कैपेसिटी कितना है 3 दिन, तो वह कितना दिन में पूरा करेगा, कहने का मतलब टोटल कितना है, सी अकेला बोल रहा है तो टोटल यही ना है, सब मिल के यहाँ पर किया है ए बी सी और फिर ए बी, तो कह रहा है सी अकेला कितना दिन में कर रहा है, तो यहाँ बोल रहा है कितना दिन 3, और यहाँ तो 3 से काटिएगा तो कितना दिन होगा 20 दिन, कितना दिन 20 दिन में वो पूरा कर लेगा। समझ में आ गया, बिल्कुल इजी है। इसी तरह से क्या करना है देखिए, अगर हम बोल दे बी कितना दिन में करेगा यहाँ से, तो फिर बी कितना, तो ए सी, यहाँ पर ए सी दिया रहेगा, तो उसी तरह से हम लोग को सॉल्व करना है। अब चलिए नेक्स्ट सवाल 16 नंबर, देखिए 16 नंबर सवाल क्या है, 154 cm² पृष्ठ क्षेत्रफल वाले गोले का व्यास क्या होगा। ध्यान से देखिए 16 नंबर, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया है 154 cm² दिया हुआ है। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² होता है, हम लोग जानते हैं, तो 154। अब देखिए ध्यान से, उसका व्यास ज्ञात करना है, तो पहले त्रिज्या निकल जाएगा तो व्यास निकल जाएगा। अब 4 × 22/7 × r² बराबर 154। अब काटिए, 22 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 7 बार में, ये 7 बार में हमारा कट जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हो गया 4r² / 7 बराबर कितना 7/1, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा r² बटे कितना 49/4, कहने का मतलब r² / 7/2 का होल स्क्वायर कट गया, तो आ गया हम लोग का r का मान कितना 7/2। अब d निकालने के लिए बोल रहा है व्यास, तो व्यास जब निकालिएगा तो इसमें क्या करना है, गुना कर देना है 2 से, तो आंसर कितना हो गया 7 cm। तो इस सवाल का कितना आंसर होगा 7 cm। 16 नंबर सवाल का आंसर कितना होगा 7 cm। समझ में आ गया है। अब देखिए सवाल नंबर 17 पे हम लोग चलते हैं, इन दोनों को आप मिटाते हैं, इसी तरह का सवाल रहेगा एग्जाम में। देखिए 90 cm की परिधि और 20 cm चौड़ाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल। अच्छा देखिए ध्यान से, देखिए यहां पर बनाते हैं, मान लीजिए ये आयत है, ये आयत है, तो आयत परिधि कहने का मतलब अगर कोई आदमी यहाँ से चला तो यहाँ से होते होते फिर यहाँ आ गया, तो यही क्या होता है इसका परिधि होता है। अब परिधि है कहने का मतलब ये परिमाप है, तो इसका परिधि दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे आयत, आयत का परिमाप, परिमाप क्या होता है 2 × l + b होता है। आयत का यहाँ पर दिया है कितना 90, 2 l का मान कितना है, l का मान नहीं दिया है, b का मान दिया है 20। अब यहाँ से कट जाएगा तो 45, यहाँ से l + 20, मतलब कहने का मतलब l का मान कितना हो जाएगा, घटाइएगा तो 25, l का मान 25। अब बोल रहा है आयत का क्षेत्रफल, तो इसका जो क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्षेत्रफल क्या होता है l × b, मतलब कहने का मतलब 25 × 20 मतलब 500 cm² आ जाएगा, कितना आ जाएगा 500 cm² आ गया। तो समझ में आ गया। तो इसी तरह से हम लोगों को क्या करना है, सवाल को सॉल्व करना है। अब देखिए सवाल नंबर 18, 2 संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 5 cm और 3 cm दिया है। बड़े वृत्त की जीवा, ध्यान से देखिए, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई क्या बोला है, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई जो छोटे
वृत्त को स्पर्श करती है। दो संकेंद्रीय वृत्त दिया हुआ है, उसमें बड़े दोनों का त्रिज्या दिया है। जहां पर बड़े वृत्त का जो है ना, वही ना बोला है, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त की स्पर्श करती है, मतलब बड़ा वृत्त का जो है जीवा जो है ना, उसकी लंबाई जो है छोटे वृत्त को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, उसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ बनाते हैं। कितना नंबर है? 18 नंबर। एक संकेंद्रीय वृत्त पारिए, ये हमारा वृत्त है, इसके अंदर एक, समझ में आ गया? अब देखिए ध्यान से, ये देखिए, अब फिर से पढ़िए। बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा ये है, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है। बड़े वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है यहाँ पर 5 cm, और यहाँ पर इसका छोटे वृत्त का 3 cm। तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। समझ में आ गया इतना? अब इतना समझ में आ गया तो देखिए ध्यान से क्या होगा। ये एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में ध्यान से देखना है, अगर ये 5 है, ये 3 है, तो ट्रिपलेट अगर पढ़े होंगे तो ये 5, ये 3, तो ये कितना होगा? 4। और ये जो इस पर लंब गिरा है इस जीवा पर, तो समद्विभाजित किया है, तो समद्विभाजित मतलब ये 4, तो ये भी 4। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ का कितना हो गया दूरी? 8। कितना हो गया? 8 cm। तो इसका आंसर कितना? 8 cm। या नहीं तो आप इसका नाम देके आप आधार निकाल सकते हैं, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या, लंब स्क्वायर, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट कर दीजिए, इस तरह के सवाल में ज़्यादा नहीं देखना है, डायरेक्ट आंसर आना चाहिए बना के। अब देखिए 19 नंबर सवाल, 19 नंबर सवाल में यहीं पर बन जाएगा, उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या इतना % बढ़ा दिया जाए, कितना %? 25%। अब 25% कहने का मतलब होता है कितना? 1/4। अगर परसेंटेज में पढ़े होंगे आप लोग, पढ़ाया होगा, देखिए 1/4 कैसे होते हैं। 25 बोल रहा है और 100 से इसमें डिवाइड कीजिए, तो कितना होगा? 1/4, क्योंकि परसेंट हमेशा 100 पे निकाला जाता है। अब देखिए 1/4% बढ़ जाता है, मतलब 4 पे 1% बढ़ गया, तो ये कितना हो जाएगा? 5/4। तो उसका क्षेत्रफल, अच्छा क्षेत्रफल क्या होता है? स्क्वायर में। देखिए तो प्रतिशत कितना बढ़ जाएगा? तो देखिए, या तो आप इस तरह से लिखिए, πr² होता है उसका क्षेत्रफल, और त्रिज्या कितना है इसका? एक का कितना है? 4। पहले का 4 और दूसरे का जो न्यू आया है उसका कितना है? 5। पहले 4 था, उस पर 1 बढ़ गया तो 5 हो गया। कहने का मतलब पाई का इसमें कोई मतलब नहीं है, तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग 4 का स्क्वायर और इस 5 का स्क्वायर अनुपात में, तो 16, 25। देखिए कितना बढ़ा? 9 कितना पर? 16। तो ये जो सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा? 56 दशमलव कुछ, 56 दशमलव कितना होगा? देखिए यहाँ भाग दीजिए, प्रतिशत में बदलेंगे, 9/16 × 100, तो 900/16, 16 5 80। फिर यहाँ पर कितना होगा? 10, 16 6 96, 16 दूनी 32 और 16 5, मतलब इतना % क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो समझ में, सब समझ में आ गया? जितना हमने आज सब क्वेश्चन बताया, सब इसी तरह से क्या होगा, एग्जाम में पूछेगा। तो सब समझ में। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।